नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस शो में हम बात करते हैं रुपए पैसे की, आपकी जेब की, आपके खर्चे की, आपकी बचत की और आपके निवेश की। हमारे साथ देश के जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सूर्या भाटिया जी हैं। सूर्या सर एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं जो आज हमें बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ खास बातें जिनको समझना बेहद जरूरी है। आपका स्वागत है सूर्या जी इस खास पेशकश में। और लगातार फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए लोगों की, इस पर हम फोकस कर रहे हैं इस खास पेशकश के जरिए। लेकिन आगे आपके सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब सूर्या जी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि शो में आपके लिए क्या कुछ खास है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्यों जरूरी है। बेसिक जो सवाल है उनका जवाब सर से लेंगे और उसके बाद सूर्या सर बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड का चलन आखिर जो बढ़ रहा है वो अच्छा है या बुरा है। देश की जो वित्तीय सेहत है, फाइनेंशियल जो हेल्थ है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड कितना अच्छा है। और आखिर में हम लेंगे आपके सवाल। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हम आपके सवालों को भी लगातार इस शो में शामिल करेंगे। लेकिन सूर्या सर, सबसे जो पहला सवाल है वो हर किसी के जहन में यही है और हर कोई ये जानना चाहेगा कि भाई ये जो क्रेडिट कार्ड है जो गांव के मुकाबले, कस्बों के मुकाबले शहरों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप और हम भी इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड होता क्या है सर? देखिए, क्रेडिट कार्ड अपने नाम में ही सब कुछ बता जाता है अनुराग जी। क्रेडिट कार्ड क्रेडिट देता है आपको, जिससे आप जाकर अपने खर्चे कर सकते हैं, स्पेंडिंग कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक मनी बोला जाता है इसको, क्योंकि आप कार्ड स्वाइप कर देते हैं। तो इस कारण से इसे कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं जी। आपको कैश नहीं रखना पड़ता, तो कैश इकोनॉमी को थोड़ा सा ये प्रमोट नहीं करता, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी इकोनॉमी की सेहत के लिए। आपको कैश नहीं रखना पड़ता, तो आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको रिस्क नहीं है, आपको थेफ्ट का रिस्क नहीं है। और इस कारण से कन्वीनियंस बढ़ी है आपको। और कुछ बेनिफिट्स यहाँ मिल जाते हैं आपको कि कुछ फीचर्स मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, अगर उसको आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। जैसे कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो कुछ आपको बचत भी हो सकती है उसके ऊपर। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं नगद 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं और उसके मुकाबले 1 लाख रुपए मैं अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहा हूं, तो ये हो सकता है कि 1 लाख रुपए पर बाद में मुझे 1000 रुपए का बोनस मिल जाए। 1000 रुपए तो मैं अगर नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा राशि हो जाती है। पर हाँ, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ मात्रा में मुझे बेनिफिट मिल जाता है। और कुछ कंपनीज जो प्रमोट करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को, जो कंज्यूमर कंपनीज हैं या हाउस होल्ड अप्लायंसेस कंपनीज हैं, तो अगर वहां पर करें तो कुछ डील्स चलती हैं, उस कारण से आपको कुछ अतिरिक्त राशि का बेनिफिट मिलेगा। सर, किन किन बातों का ध्यान रखें अगर मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है? मुझे लगता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूं और किस कार्ड से या किस तरीके की बातें जो मुझे बता रहा है कार्ड देने वाला, उन बातों से मैं परहेज रखूं, दूरी बनाऊं? देखिए, अभी हमने थोड़ी सी बात करी एडवांटेजेस की। हाँ। सबसे जो बड़ा नेगेटिव है क्रेडिट कार्ड का, वो ये है कि आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि हमने बात करी ये प्लास्टिक मनी है, आपने जिया कार्ड स्वाइप किया और आपका बैंक डेबिट नहीं हुआ, तो आपकी बैंक की राशि जो मर्जी हो, आपके जो मनोवैज्ञानिक, जो आपके दिमाग पे फर्क पड़ता है कि खर्चा कर लो बाद में दे देंगे। पर जो बात की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो अकाउंट आप डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पेमेंट हर महीने करें, जो भी साइकिल है क्रेडिट कार्ड की साइकिल की 30 से 45 दिन की साइकिल मिलती है आपको, या आप उसको करिए ऑटो डेबिट पेमेंट। तो अगर आपकी ऑटो डेबिट पेमेंट है, जो कि हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, उस केस में आपके खाते के अंदर उतनी राशि होनी चाहिए। आपकी क्रेडिट कार्ड की डिफॉल्ट पेमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे, जो आपको, जिसको हम बोलते हैं सिबिल स्कोर, उस पे आपको वो नेगेटिव इंपैक्ट देती है। और आने वाले समय में अगर आप कोई डेट या लोन लेना चाहते हैं तो आपकी जो इंटरेस्ट की जो दरें हैं, जो ब्याज की दरें हैं, वो बढ़ सकती हैं। ठीक है सर, लेकिन जो आपने बताया उसको सरल शब्दों में क्या ऐसे समझें कि अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और मैं 1 जनवरी को उससे कोई खर्चा करता हूं, तो पहली बात तो ये कि मैं 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक खर्चा कर सकता हूं, और वो जो 1 जनवरी को मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था उसका भुगतान मुझे 15 फरवरी या 20 फरवरी को करना होगा। यानी आज जो मैंने पैसा खर्च किया है उसका मुझे जो पेमेंट है उसको करने के लिए लगभग 45 से 50 दिन की विंडो होगी। ये एक बड़ी सुविधा है। बिल्कुल।
लेकिन आप इसमें एक राइडर जोड़ रहे हैं कि 45 दिन बाद जब आप पेमेंट करें तो पूरा पेमेंट करें, अगर आपने पेमेंट मिस कर दिया तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है अनुराग जी इसके अंदर, जब आप क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खोलते हैं सबसे ऊपर आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। सपोज करिए आपने बात करी 1 लाख रुपए की, उसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने 1 लाख की राशि को आपने स्पेंड किया अपने खर्चे के लिए, आपकी जो मिनिमम राशि जो ड्यू दिखाता है क्रेडिट कार्ड की जो मंथली स्टेटमेंट, वो दिखाएगा 10,000। तो आम आदमी को ये लगता है कि मुझे तो सिर्फ 10,000 ही देने हैं, बट वो 10,000 देने हैं ताकि आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है वो बरकरार रहे, वो चालू रहे। बट जो बाकी का 90,000 है, मान के चलते हैं कि 10,000 पे कर दिया मिनिमम ड्यू, उसके ऊपर फिर आपको ब्याज लगना शुरू हो जाता है, जो कि आपको आने वाले समय में वही सिबिल स्कोर में फर्क पड़ेगा, साथ ही में आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, जिन लोगों को, वैसे तो अब ज्यादातर लोगों को पता है कि सिविल स्कोर होता क्या है, क्रेडिट कार्ड का सिविल स्कोर से कनेक्शन क्या है सर, और सिविल स्कोर क्या चीज है, क्यों हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए? थोड़ा सा हम विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप व्हाइट बोर्ड पर अगर बता दें कि भाई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखें। अगर हमने जरा सी लापरवाही बरती तो हमारा सिविल स्कोर गड़बड़ा जाएगा, और सिविल स्कोर अगर गड़बड़ाता है तो उसका क्या मतलब होगा? देखिए हम बात करते हैं, अगर हम शुरुआत ही करते हैं सिबिल स्कोर से, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे जी। ये आपकी बताता है कि आपकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, कि आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको ये डिफाइन करता है। जनरली देखा गया जो हाईएस्ट स्कोर जिसको बोला जाता है वो होता है 900। ठीक है, पर हमको 900 का एम नहीं करना है। अगर आप 750 या उसके आसपास आपका अगर स्कोर रहता है तो ये अच्छे स्कोर के अंदर आता है, और आपको जो लोन कंपनीज हैं जी, वो आपको लोन देना पसंद करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप में क्षमता है अपने लोन को रीपे करने की समय पे। ठीक है, मतलब अगर मुझे बैंक से कर्ज लेना है किसी भी तरीके का, तो बैंक मुझे मेरा सिविल स्कोर चेक करेगा। सिविल स्कोर अगर 750 या उसके आसपास है तो बैंक मुझे तुरंत लोन देगा, अगर 750 से नीचे है तो फिर बैंक आनाकानी करेगा। तो बैंक थोड़ी सी इंटरेस्ट की राशि बढ़ा को देगा, बढ़ा सकता है। पर जनरली देखा गया कि 650 से अगर आपका स्कोर ऊपर है तो आप बैंक से बात करके आपकी राशि रह सकती है। पर 750 इसको हम ऑप्टिमम स्कोर बोलते हैं। ठीक है सर, लेकिन ये जो 750 या 650 सिविल स्कोर है, इसका क्रेडिट कार्ड से क्या कनेक्शन है? देखिए अब हमने क्रेडिट कार्ड की हम बात करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर हमने स्पेंडिंग करी, सपोज करिए आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है जो कि बैंक डिफाइन करता है, वो मान के चलते हैं 2 लाख की लिमिट है जी। इसका मतलब आपके पास फ्री क्रेडिट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट है 2 लाख रुपए की राशि यूज करने का जी। जनरली थंब रूल ये होता है कि आप 50% से ऊपर अपनी लिमिट को स्पेंड ना करें। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा खर्च 1 लाख से खर्चा ऊपर ना करें। आपके पास ऑप्शन है 2 लाख तक के खर्चने की। देखिए अगर आप 1 लाख खर्चते हैं या उससे कम की राशि को स्पेंड करते हैं और सही समय पे उसका भुगतान कर देते हैं, पूरा भुगतान कर देते हैं, अगर आपने 1 लाख पूरा खर्च दिया और पूरा 1 लाख की राशि आपने अपने टाइम से पहले या समय पे आपने पे कर दी, तो जो सिबिल वाले हैं या जो भी लोन एजेंसी है वो ये मानकर चलती है कि इनके पास ऑप्शन है लोन लेने की, पर ये इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाकर अपने क्रेडिट स्कोर को यूज किया और साथ में जो लोन की क्षमता है उसको लिमिट में रखा, मतलब कि आप ओवरबोर्ड नहीं जाएंगे और अपनी राशि को आप तरीके से यूज करेंगे। पहली बात जी। दूसरी बात, आप क्रेडिट कार्ड जब यूज करते हैं तो इसका एक एडवांटेज होता है कि कोई आपकी इमरजेंसीज हैं, मेडिकल कंटीजेंसीज हैं, कोई भी आपको अगर राशि की जरूरत है तो क्रेडिट कार्ड आपके सही समय पे काम आता है जी। अगर आप पूरी 2 लाख इस एग्जांपल के तौर पे अगर आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे और कल को अगर आपको कुछ जरूरत पड़ती है, एक मेडिकल कंटीजेंसी की अगर हम बात करें, तो कहां से देंगे आप? तो एक बैकअप प्लान भी आपके पास होना चाहिए एक फ्री क्रेडिट कार्ड के स्कोर की क्रेडिट कार्ड के साथ, ताकि अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी मीट कर पाएं। सर मैं बैंक में खाता खुलवाना जाता हूं, सेविंग अकाउंट खुलवाना जाता हूं, वहीं पर एक मुझे रिप्रेजेंटेटिव मिलता है बैंक का और वो कहता है कि साहब ये बहुत सारे अच्छे ऑफर चल रहे हैं और आप अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवाइए और साथ में हमारे बैंक का एक क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए, क्या मुझे ले लेना चाहिए? देखिए अनुराग जी, आजकल काफ़ी कंपनीज, काफ़ी बैंक्स क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को प्रमोट करते हैं। डेबिट कार्ड को तो हम काफ़ी अच्छा एसेट मानते हैं कि मुझे पता है कि जितना मेरे बैंक में खाते में पैसा पड़ा हुआ है उससे ऊपर आप चाहें तो भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। अगर आपको लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और आप कंट्रोल में यूज़ करेंगे तो ज़रूर लीजिएगा। एक तरह से आपको एक फ्री लिमिट मिल रही है अनसिक्योर्ड डेट की,
जब चाहें यूज करें, पर क्षमता मेरी होनी चाहिए उसको पे करने की, समय पे पूरी राशि के साथ। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर सकते किसी भी कारणवश से, तो कृपा करके क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा। कारण ये कि अगर आप क्रेडिट कार्ड सरेंडर करते हैं, दो ऑप्शन है, या तो आप यूज ही नहीं करेंगे, हाँ। तो उसमें रिस्क क्या रहता है अनुराग, कि थोड़ा फ्रॉड का रिस्क है, किसी ने मेरा पिन निकाल लिया, जो साइबर क्राइम जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें रिस्क रहता है। अगर आपने यूज ही नहीं करना तो आप मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ले लेता हूं, मैं सोच लूंगा, 6 महीने बाद सरेंडर कर दूंगा, तो वो मत करिएगा, क्योंकि सरेंडरिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड में आपका सिविल रेटिंग के ऊपर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, मतलब अगर मुझे लगा कि मैंने 4 क्रेडिट कार्ड ले लिए अलग अलग बैंक, क्योंकि काफी लोग करते हैं अनुराग, बिल्कुल, और 2 क्रेडिट कार्ड मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा नहीं है, या मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, और मैंने कहा बैंक वालों से कि भैया मैं इसको सरेंडर कर रहा हूं, आप रखिए, तो बैंक तो ले लेगा क्रेडिट कार्ड को, लेकिन मेरी सिविल स्कोर गिर सिविल पे आपका उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सर, अब इसी से जुड़ा एक और सवाल, उसका जवाब हालांकि आपने दिया कि मेरे पास 4 कार्ड हैं, मुझे 2 कार्ड बहुत अच्छे लगते हैं जिनका मैं इस्तेमाल करता हूं, 2 कार्ड ऐसे हैं जिनका मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, वो मेरे वॉलेट में ऐसे ही रखे हुए हैं, क्या उससे कोई फायदा या कोई नुकसान? उसका कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक नुकसान बस ये हो सकता है, जैसे मैं अभी बात मैंने करी साइबर क्राइम की, कि आपको लगता है कि इसके ऊपर पिन है, किसी के पास डेटा क्लोन हो गया, एक्सेस हो गया, तो उसको आप हर रेगुलरली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा और कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। अभी आपने एक बात बताई थी कि भाई अगर आपकी लिमिट 2 लाख है तो आप 1 लाख रुपए तक खर्च करो, 1 लाख रुपए से ज्यादा मत करिए। अगर सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा का होता है महीने का, लेकिन मैं फुल पेमेंट ड्यू डेट पर कर देता हूं, तो क्या एक विकल्प ये हो सकता है कि मैं अपने बैंक से रिक्वेस्ट करूं कि जो मेरी क्रेडिट लिमिट 2 लाख है उसको आप बढ़ाकर 3 लाख या 4 लाख कर दीजिए? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। और उसके बाद अगर मैं 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता हूं तो मेरे सिविल स्कोर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? आपके सिविल स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी 2 लाख की जो अगर हमारी लिमिट है, आप पूरे 2 लाख को आप यूज कर रहे हैं, पर कोशिश करिए कि अगर आप रेगुलरली इस अमाउंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं हर महीने, तो अपने बैंक को बोलकर, जिसके भी आप थ्रू आपने कार्ड लिया हुआ है, अपनी इस लिमिट को इनहेंस करवाइएगा। ये हो जाता है? बिल्कुल। इसमें कोई पैसे मुझे नहीं देने हैं किसी तरीके के? देखिए, ये मान के चल रहे हैं अगर आप पूरी लिमिट को यूज कर रहे हैं और उसका सही समय पे भुगतान भी कर रहे हैं, तो जो आपकी आमदनी है, जो इनकम है, वो कुछ ज्यादा है आपकी इससे, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक आपसे आपकी टैक्स रिटर्न्स मांगेगा। उसको नजर रखते हुए, आपकी स्पेंडिंग देखते हुए और टाइमली पेमेंट देखते हुए, बैंक को तो खुशी होगी आपकी लिमिट को बढ़ाने के लिए। सर, मैं अपने रोजमर्रा का जो राशन खरीदता हूं उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, अपनी कार में तेल भरवाता हूं, गैस भरवाता हूं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, अस्पताल के बिल हैं, बाकी जो यूटिलिटीज के बिल हैं उनमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है अगर, तो क्या उसमें भी मैं क्रेडिट कार्ड का किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, और क्या वो मेरे लिए फायदे का सौदा होगा? उसके लिए बेटर ये होगा अनुराग कि आप अपने बिजनेस के लिए, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, जिसके भी माध्यम से आप काम करते हैं, उस कंपनी का आप क्रेडिट कार्ड बनवाइएगा, क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर। तो अगर आपने एक वॉल क्रिएट करी हुई है पर्सनल एक्सपेंसेस की, जो कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड और बनवाइएगा अपने बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, ताकि वो आपको खर्चों में आपको बेनिफिट दे पाए, ताकि आपका जो टैक्स की जो पे आउट है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है सर, ये मैं आपसे ये भी समझूंगा कि क्रेडिट कार्ड हम पर इतना उपकार क्यों कर रहे हैं कि वो हमको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, 4 लाख रुपए दे रहे हैं, उनकी कमाई का फॉर्मूला क्या है वो मैं आगे समझूंगा, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमसे सवाल पूछा है। बिहार के रोशन कुमार हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि मैंने एक फोन क्रेडिट कार्ड के जरिए किश्तों पर लिया, कब वो पैसे नहीं दिए, लेकिन उस वक्त पैसे नहीं दिए थे, लेकिन अब पैसे हैं, मैं अपनी किश्तें बंद कराना चाहता हूं, कैसे मैं अपनी किश्तें बंद करा सकता हूं, ईएमआई बंद करा सकता हूं, क्या करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं, और क्या उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे? देखिए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड की जो राशि थी आउटस्टैंडिंग, उसको कन्वर्ट करा लिया ईएमआई के अंदर। अब ईएमआई के अंदर क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड समय से पे ना करें या सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करें, तो उसमें लगभग 3% महीने का वो ब्याज आपसे चार्ज करते हैं, मतलब 36% साल का, सालाना। अगर आपने इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा दिया, तो हर बैंक का, हर कार्ड का अपना एक अलग इंटरेस्ट रेट का जो दर होती है वो एप्लीकेबल होती है, बट आप मान के चलिए 12% आपको इसके ऊपर कॉस्ट देनी पड़ती है। अब आप कह रहे हैं कि आपने इसमें कन्वर्ट कराने के बाद अब आप इसको पे करना चाहते हैं जी। तो इसका क्या विकल्प है,
वो ये है, आप चेक करिए कितनी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स बची हैं आपकी, कितना, और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स बची हैं उसमें कितना बकाया इंटरेस्ट की राशि है। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो आप ईएमआई को चलते रहने दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्लॉज लग जाता है प्री पेमेंट का। आपको कुछ चार्जेस देने होंगे आप, क्योंकि अगर बैंक ने आपको दिया हुआ है तो प्री पेमेंट चार्जेस बैंक चार्ज करेगा। इसलिए हमने ये बोला कि आप चेक करिए कितना इंटरेस्ट देना है, और जनरली 3 से 4% का आपका प्री पेमेंट चार्ज होता है ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करिएगा क्या मुझे प्री पेमेंट करना चाहिए या मैं ईएमआई के जरिए ही कंटिन्यू रखूं। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, काजल, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जो सर आपने समझाया इसका मतलब ये कि आप एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी 16 में से 4 ईएमआई बची थी, उन 4 ईएमआई पर आपको 400 रुपए सिर्फ ब्याज देना रह गया था, लेकिन अगर आप प्री पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि 3 से 4% का जो अमाउंट है वो 800 रुपए बैठ जाए, तो 400 रुपए बचाने के चक्कर में 800 रुपए आपके ना चले जाएं। काजल हमारे साथ एक दर्शक हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी काजल, पूछे अपना सवाल। सर मेरी सैलरी 25,000 है, लेकिन इससे मेरा काम नहीं चलता था। फिर मैंने क्रेडिट कार्ड से एक आईफोन लिया और अब उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी जाती हैं। खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इस समस्या का कुछ समाधान बताइए आप। आईफोन आ चुका है, उसके बाद बताइए अब कैसे होना है। देखिए, आईफोन तो आप एंजॉय करिए, हाँ। अब समाधान भी ढूंढना है आपके लिए काजल जी। अब 25,000 रुपये की आपकी राशि है। अब आपको, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में बात करी, आपको इसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मिनिमम ड्यू पे करेंगे तो जैसे हमने बताया आप पे करेंगे 36%, ईएमआई के जरिए पे करेंगे 12%, तो आपको कुछ तो बेनिफिट है, 24% का फायदा है। अब इसको फायदा बोले या नुकसान बोले ये तो अलग बात है ठीक बात, अनुराग, हाँ। बट जो हमको मुनाफा मिल सकता है कुछ सेविंग का यहाँ से, वो तो हम जरूर उठाएं। कोशिश करिए जितनी ज्यादा ईएमआई आप रख पाएं, क्योंकि आपने शुरुआत में ये बोला कि आपको सैलरी कम पड़ती है अपने खर्चे के लिए, तो कोशिश करिए जितनी ज्यादा आप ईएमआई कर पाएं छोटे समय के अंदर, ताकि जो 12% की जो एक्चुअल आउटफ्लो है वो कम हो जाए, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने एक मुश्त पैसा दे दिया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप अपने बैंक से कहिए कि भैया ये 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी है, इसको आप 12, 15, 16 ईएमआई में बांट दीजिए और फिर वो आप पैसा देते रहिए। क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करेंगे हर महीने इसी तरीके की मुश्किल के चलते, तो आप 36% का ब्याज दे रहे होंगे, और अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं अपने बैंक से, तो आप 12 से 15% का ब्याज देंगे, यानी लगभग 20 से 24% का आपको फायदा होगा। सर, एक और दर्शक हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संभव हैं लखनऊ से, संभव शर्मा जी। संभव, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा गया था घूमने, तो मैंने जितना भी मेरा खर्चा था वो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पे करा था, बट जब उसका बिल आया मेरे पास तो उसमें एक मिनिमम ड्यू का ऑप्शन होता है जी। मैंने उस पर क्लिक करके वहां से पे करा, बट अब अगले महीने जो मेरा टोटल अमाउंट आया वो उससे भी ज्यादा आया। तो मैं जितनी बार मिनिमम पेमेंट के थ्रू पे पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसमें क्या करूँ मैं? ये क्या कुछ चक्रवृद्धि ब्याज जैसा लग जाता है सर, बिल्कुल, कि एक बार आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में फंस गए तो आप विशेष सर्कल है आपका ये। जैसे हमने बात करी भी अनुराग, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो मिनिमम ड्यू पे किया, अभी बात कर रहे थे हम, 1 लाख रुपए का मेरा बिल था जी, 10,000 रुपया मेरा मिनिमम ड्यू था, 10,000 मैंने पे कर दिया, बचा 90,000 रुपया। अब 90,000 रुपया के ऊपर ब्याज लगेगा, तो अगले महीने का जब आपका क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आएगी तो 90,000 की आउटस्टैंडिंग, इसके ऊपर इसका ब्याज 3% के हिसाब से वो ऐड हो जाएगा, और फिर जो स्टेटमेंट आएगी उसमें फिर आएगा मिनिमम ड्यू बैलेंस। वो फिर ये नहीं बोलेंगे आपको कि 90,000 पे करिए और साथ में इसके ऊपर 3% का ब्याज पे करिए, वो इसके ऊपर निकालेंगे 90,000 रुपए के ऊपर कितना मिनिमम ड्यू है, ताकि हमारी जो क्रेडिट लिमिट है वो कंटिन्यू रहे। तो वो आपको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि आप जाइए, खर्चा करिए, हम बैठे हैं पर ब्याज लेंगे आपसे हम। मिनिमम ड्यू चुकाते रहिए, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहते हैं। आपकी कोशिश ये रहे कि आप जब भी पेमेंट करें तो पूरा पेमेंट करें, बिल्कुल उसी हिसाब से खर्चा तो करें। इस केस में भी संभव को भी यही करना चाहिए, जैसे हम बात करते हैं अभी काजल जी के केस के अंदर, कि इनको भी अपने लोन को अगर वो पे नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश से, कोशिश करिए किसी की नौबत आई ना आप पे आगे से गोइंग फॉरवर्ड, बट अगर ये करंट कंडीशन है आपकी तो इसको भी आप ईएमआई में कन्वर्ट कराइएगा, ताकि जो मेरा बचाव हो सकता है ब्याज की दरों से उसको तो हम बचाएं, और ये इससे आप सीख लीजिएगा कि आगे आने वाले समय में जितनी राशि मैं अफोर्ड कर सकता हूं उतने पे ही मैं खर्चा करूं, उससे ऊपर ना बढ़ूं। ठीक है सर, लेकिन इसी में एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि कुछ बैंक्स हम देखते हैं जो कि ईएमआई का ऑप्शन देते हैं,
कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड पर जिसका आपने ट्रांजेक्शन कर लिया है उसमें ईएमआई का ऑप्शन ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अब ये फैसिलिटी है ही नहीं आपके इस ट्रांजेक्शन पर। जैसे काजल ने अगर क्रेडिट कार्ड खरीदा 70,000 रुपए का, इन्होंने पेमेंट तो कर दिया वो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी है, लेकिन हो सकता है कि बाद में ये चाहें कि मैं इसको ईएमआई में कन्वर्ट कराऊं, तो वो बैंक कह रहा है कि नहीं, आप इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करा सकते। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में कोई विकल्प है क्योंकि सर? उनकी क्रेडिट वर्दीनेस उनको दिखाई नहीं देती, तो उस कारण से वो बोलते हैं कि नहीं, आप अमाउंट पूरा पे कर दीजिए, क्योंकि उनको अब उस एसेट के अंदर रिस्क लगना रिस्क शुरू हो जाता है उसके अंदर लगना उनको, तो वो चाहते हैं आप पूरा पे कीजिएगा। और अगर आप नहीं पे कर सकते तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है, आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महंगा लोन तो क्रेडिट कार्ड का लोन ही बोला जाता है। अगर आप पूरी राशि नहीं पे कर पाते तो अगला विकल्प ईएमआई, वो भी नहीं है, तो आप पर्सनल लोन लीजिए, उससे लेकर आप क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट करिएगा और उसकी ईएमआई से फिर आप पेमेंट करिए पर्सनल लोन। मतलब पर्सनल लोन मतलब 15% के आसपास आप ब्याज पर पैसा लीजिए और ये जो 36% का जो चक्र है, इस चक्र से बाहर निकलिए। 15% का ब्याज तो वहां देना होगा, लेकिन फिर भी 20% का लगभग आपको फायदा होगा ब्याज के मोर्चे पर। कर्जदार तो आप रहेंगे। सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से हैं, उनका सवाल लेते हैं। विनोद मीणा है राजस्थान से। जी विनोद जी, क्या है आपका सवाल? नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है, मैंने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला था करीबन 10,000 रुपये, लेकिन जब मैंने वो क्रेडिट कार्ड लिया तो मुझे ऐसा बताया नहीं गया इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस कटेंगे। और जब मैंने 10,000 निकाले तो मुझे पता चला कि मेरे चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे कैसे मिल सकता है आगे के लिए? ये बड़ा सवाल है सर, और हर देखिए, कोई सवाल के लिए इससे तो डरता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड से कभी कैश ना निकालना पड़े। देखिए, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आपसे वो एक फीस चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। वो देखिए, ये आपका खाता तो है नहीं बैंक का, आप गए, आपने क्रेडिट कार्ड डाला, वो खाता उसने आपको वो दे दिया, पैसा निकाल के दे दिया, इसका मतलब आपने किसी से एक्चुअल बोरिंग करी है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इसमें क्या कमाएगी, तो उसके अंदर वो एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगी आपको, जो कि 3 से 4% तक हो सकती है, और कम से कम 500 रुपये की राशि वो चार्ज करते हैं। और अगर आपने 10,000 रुपये निकाला तो उसके ऊपर फिर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है। सीख यही है, आगे से इसको अवॉइड करिएगा। बिल्कुल। सर, हम इस शो को खत्म करें उससे पहले आपकी पर्सनल ओपिनियन, क्रेडिट कार्ड मुझे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छा माध्यम है आपको मेडिकल इमरजेंसीज, कंटीजेंसीज, कोई भी इमरजेंसी हो उसका विकल्प के लिए काफ़ी एक फ्री फ्लोट मिलता है आपको, अनसिक्योर्ड डेट मिल रहा है आपको, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा साधन है आपको, बशर्ते आप इसको तरीके से यूज़ करें। अगर इसको आप अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फिर ये एक विशिष्ट ट्रैप बन जाएगा आपको, जिसके अंदर आप सिर्फ धंसते चले जाएंगे। तो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो आपके पास 30 से 50 दिन का समय होता है एक फ्री क्रेडिट लेने का बैंक से। पर कोशिश करिएगा आप ऑटो डेबिट पेमेंट से शुरू करिए पेमेंट करनी, ताकि आपको ये नौबत ही ना आए, जो भी हमने सारे सवाल उठाए आज, कि मैं पेमेंट नहीं कर पाया, या मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहा हूं, या मैंने कैश विड्रॉल किया। तो आपके पास एक फ्री फ्लोट की तरह से राशि यूज करिएगा कि आपको एक अतिरिक्त बेनिफिट मिल रहा है बिना ब्याज के। जी, क्योंकि अभी हमने बात भी करी अनुराग कि क्रेडिट कार्ड कंपनी कमाती कैसे हैं। बिल्कुल। अगर आप देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनी का जो मेन प्रॉफिट मेकिंग का जो जरिया है वो है प्रोसेसिंग फीस, क्रेडिट के एंट्री चार्जेस, और सबसे बड़ी मिनिमम ड्यू के बाद ऑन टाइम, विच इज द मिनिमम ड्यू बिल्कुल, पेमेंट। क्योंकि कई क्रेडिट कार्ड एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको फ्री में भी कार्ड दे देती हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि अगर आप साल का इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे कार्ड से, तो हम आपसे एनुअल मेंटेनेंस फीस भी नहीं लेंगे, वो भी आपके लिए फ्री है। लेकिन जैसे ही आप मिनिमम ड्यू के चक्कर में फंसते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी की कमाई शुरू हो जाती है 36% ब्याज के साथ, और वही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। सर, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर मैंने लिया तो मुझे कुछ वैल्यू एडिशन सुविधाएं भी मिलती हैं क्या, और क्या मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए? क्या क्रेडिट कार्ड लेने वाले को कोई इंश्योरेंस मिलता है किसी तरीके का, हेल्थ या एक्सीडेंटल? अगर मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं तो ट्रेन की टिकट में कोई डिस्काउंट मिल सकता है? अगर मैं फ्लाइट से सफर कर रहा हूं तो एयरपोर्ट पर मुझे कोई सुविधा मिल सकती है? देखिए, काफी फीचर्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। या मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो क्या मुझे टिकट मुफ्त मिल सकती है? वो डिपेंड करता है कितनी स्पेंडिंग है आपकी। वो आपको एक फ्री बीज देते हैं, एक तरह से इसको हम बोला जाता है, कि अगर आप खर्चा करेंगे इतना महीने का तो आपके पास लेट्स से 500 रुपए का वाउचर, या जैसे आपने बात करी मूवी टिकट की, या किसी भी तरीके से आपको एक इंसेंटिव के तौर में आपको देंगे कि आप खर्चा करिए अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। बट अगर आप वो खर्चा करते हैं लिमिट के अंदर, इंसेंटिव्स को यूज करते हैं, जैसे इंश्योरेंस की बात भी करी हमने, तो आपको जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम जाता है आपसे, या खो जाता है, या चोरी हो जाता है, तो अगर आप इमीडिएटली अगर लॉन्च कर देते कंप्लेंट, तो आगे से कोई भी ट्रांजैक्शन पे आपको डेबिट नहीं पड़ेगा। बैंक ये इंश्योर करेगा
ट्रैवल इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है, वो आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी से आपको यूज़ करना पड़ेगा। एयर इंश्योरेंस मिलती है, इसको हम बोलते हैं एयर इन केस ऑफ एनी मिसहैप, कुछ भी अगर आपको एयर का एक्सीडेंट हो जाता है, आपको क्लेम मिल सकता है उसके ऊपर, प्रोवाइडेड आपने वो क्रेडिट कार्ड यूज़ किया हो 90 दिन के अंदर। जी ठीक है। सर आखिरी सवाल जाते जाते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी की सिविल स्कोर गड़बड़ाई हुई है, मेरी सिविल स्कोर गड़बड़ाई है, मुझे उसको बढ़ाना है, तो सिविल स्कोर को बेहतर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। मेरी 600 सिविल स्कोर है, मुझे उसको 650 करना है, क्या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से वो हो जाएगा? आपको बेसिक फीचर्स फॉलो करने पड़ेंगे अनुराग। आप कोशिश करिए कि 40 से 50% की क्रेडिट लिमिट्स के ऊपर आप खर्चा मत करिए। क्रेडिट कार्ड की जो पूरी राशि है उसको समय से आप भुगतान करिएगा, तो आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो और जाएगा। सिविल स्कोर बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक आपको कर्जा देने की जो आपकी हैसियत है उसको वहां पर मापता है अगर आपकी सिविल स्कोर ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्रेडिट कार्ड का जो पूरा एबीसी है वो बहुत ही सरल शब्दों में समझाने के लिए। धन्यवाद।